तो वो भी आप सब ने महसूस किया। सत्र मेरे तमाम बड़े लोग बैठे हैं। कवि सम्मेलन, चुनौतियां और संभावनाएं। पहली बात तो कवि सम्मेलन से ही शुरू करते हैं, चुनौती और संभावना दूसरे नंबर पर आएगी। दोस्तों, आप सबको गर्व करना चाहिए यदि आप बतौर कवि यहाँ बैठे हैं, इस संस्थान में हैं, इस अधिवेशन में हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कीजिए कि उसने आपके नाम के साथ कवि शब्द लगा दिया है। यदि आप कवि शब्द के साथ कविता में शामिल हो गए हैं तो आप ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन में भी किसी ऑर्केस्ट्रा के कलाकार को नहीं बुलाया जाता, किसी डांसर को नहीं बुलाया जाता। योगी आदित्यनाथ किसी नृत्यांगना के नृत्य पर बैठकर ताली नहीं बजाते, लेकिन ये कवि होने के बाद ये सौभाग्य हिंदी कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा को इसलिए मिलता है कि कवि होने के बाद हम बड़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम तुलसी के, हम जायसी के, हम कबीर के, हम सूर के, हम मीरा के खानदान में शामिल हो जाते हैं और इस देश का राष्ट्रपति भी हमें सामने बैठकर सुनता है। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मोदी जी भी सामने बैठकर सुनते हैं कवियों को, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और आगे की जो महत्वपूर्ण बात है, कवि होने से आपका परिवार कितना बड़ा हो जाता है। यदि आप इस कवि सम्मेलन की दुनिया में, अभी अमित ने बताया कि सर मुझे किसी कवि सम्मेलन में मिले थे, 88 देशों की यात्रा करके आए हैं। मैं 9 बार अमेरिका गया हूँ, 10वीं बार अगले सितंबर में जाने वाला हूँ, 25 किताबें लिख दी, बहुत सारे देशों में गया। मैं यदि अध्यापक होता, मैं 50 इंस्टीट्यूशन चलाता, 25 अन्य व्यवसाय करता, तो क्या मेरा परिवार इतना बड़ा हो सकता था जो कवि होने के नाते आपका हो जाता है। आज आप बात करिएगा न्यूयॉर्क, हम बताएंगे तो वहाँ भी आप कह देंगे अरे वहाँ तो मैं जितेंद्र जी से कह दूंगा, मैं तो वहाँ कह दूंगा। आप अफ्रीका में काम बताइए, ये अमित कह देगा। आपका खुद का संपर्क नहीं होगा, आप दूसरे को फोन मिलाइएगा। धरती का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ आपका संपर्क नहीं होगा, जहाँ पहुँचकर आप अपनी बात नहीं मनवा सकते। तो आप ये मानिएगा कि आप इस देश में कवि सम्मेलन में शामिल होने के बाद आप इस देश में कितने शक्तिशाली व्यक्ति हैं और क्या आपकी मान्यता है, क्या आपकी महत्ता है। यदि आपकी मान्यता इतनी अधिक है, आपकी महत्ता इतनी अधिक है, आपके शब्दों पर गौर किया जाता है और ये जानने के बाद कि आपका विजिटिंग कार्ड मुख्यमंत्री के ऑफिस में पहुंचता है और कवि हैं आप, वो अलग से सम्मान देता है आपको, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जानी चाहिए, उतनी ही बढ़ जाती है। चुनौतियों की पहले बात कर लेते हैं 2-3 मिनट। कवि सम्मेलन की चुनौतियां क्या हैं। कवि सम्मेलन में बहुत सारी चुनौतियां आई, देखते देखते ही मेरे सारे बड़े लोग बताएंगे, इस चीज़ को महसूस करते हैं। मीडिया की चुनौती आ गई। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चुनौती है कवियों के लिए। हर चीज़ के सकारात्मक पक्ष भी हैं और नकारात्मक पक्ष भी हैं। आप बहुत अच्छी कविता लिखिए और नहीं है आप सोशल मीडिया पर, नहीं है आप यूट्यूब पर, तो नया आयोजक, नए संस्थान कवि को नहीं पहचान पाते। बाजार की बहुत बड़ी चुनौती है। कविता अच्छी आप लिखिएगा, अच्छी कविता अपने आप पहुंचती है। होठों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। सूरज राय सूरज जी की पंक्तियां हैं, ताली बजा दीजिएगा एक बार दादा के लिए। और कितनी पंक्तियां। मैं आपको एक बात बताता हूं, यही एक बात जोड़ना चाहता हूं इसमें, कि कविता तो अपने आप पहुंच जाती है लोगों तक। ये बात अब से 20 वर्ष पहले तक जायज़ थी, अपने आप पहुंचती है, लेकिन अब अपने आप नहीं पहुंचती है, अब पहुंचानी भी पड़ती है। ये एक बड़ी चुनौती है। बाजार हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है और जब बाजार में आयोजन करने वाले लोग हैं,
अभी दैनिक जागरण के बहुत सारे कार्यक्रम करके मैं लौटा तो मैंने 3 बातें कही, अर्जुन जी साथ थे, कि इस सारे परिकल्पना में कवि सम्मेलन से तो लोगों को ताल्लुक है, लेकिन कविता से ताल्लुक नहीं है। जो कवि सम्मेलन कराने वाला संस्थान है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, सेल्स वालों को मतलब इस बात से है कि हमारा विज्ञापन कितना इकट्ठा हुआ। संपादकीय विभाग को मतलब इस बात से है कि डीएम एसएसपी आ गए, काम खत्म हुआ। और अब उस कवि सम्मेलन में कविता बचानी है, कवि सम्मेलन रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी केवल कवि के पास है। वो निभा दे तो ठीक है, नहीं निभाए तो वो भी काम खत्म है। मेरी पहली बात को ध्यान में रखिएगा, आप किस खानदान में और आपको क्या इज्जत मिल रही है, बाजार आपको किस तरफ ले जाना चाहता है, और उस चुनौती के बीच आपको उस धर्म का भी निर्वहन करना है। एक चुनौती लतीफ़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के सामने, कि वो कहते हैं कि साहब लतीफ़ों की मात्रा बढ़ रही है, कवि सम्मेलन में फलाना कवि आया, कविता कम सुनाई, लतीफ़े ज़्यादा सुनाए। संयोजक का फ़ोन आता है तो वो कहता है उसी कवि को बुलाओ जिसको कविता वाले लोग कह रहे हैं कि साहब उसने लतीफ़े ज़्यादा सुनाए। बीच में कवि सम्मेलन का जो निर्धारण करने वाला व्यक्ति है, उसका संकट ये है कि वो कविता की तरफ जाए या लतीफ़े की तरफ जाए या क्या करे, बीच का रास्ता कहाँ से निकाले। एक समस्या ये है कि आपकी तरफ से भी ये प्रश्न आएगा कि कवि लोग ग्रुप बनाकर बैठे, तो ऐसा भी है। 10 कवियों के नाम आप लीजिएगा तो ये पता लग जाएगा कि ए की टीम में ये लोग होंगे, बी की टीम में ये लोग होंगे, सी की टीम में ये लोग होंगे, डी की टीम में ये लोग होंगे। और अब तो इससे आगे की स्थिति है, लोग कहते हैं कि टीम बता दो, संयोजक मैं बता दूंगा कौन है। ये मत बताइएगा इसका संयोजक कौन है, आप 6 कवियों के नाम बताइए तो हम बता देंगे कि इसका संयोजक कौन है। तो चुनौती ये भी है। कल हिमांशु मेरे पास आए थे, शायद हैं सभागार में, हिमांशु बैठे हैं कहीं अभी। हमारी 2 घंटे बात हुई। उन्होंने कहा कि भैया मैं बहुत अच्छी कविता लिखता हूँ, स्वर भी मेरा अच्छा है और गाता भी अच्छा हूँ, लेकिन कवि सम्मेलन में मैं जहाँ होना चाहिए, जहाँ मुझे होना चाहिए, मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं तो अब मैं क्यों नहीं हूँ। तो ये भी एक चुनौती है हम सबके सामने कि हिमांशु वहाँ नहीं हैं, या हिमांशु जैसे अन्य लोग जिनके मन में ये भाव है तो वो क्यों नहीं हैं। और भी कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं, मैं तो लगातार बोल रहा हूँ। आप कुछ लोग और पूछेंगे कि ये और बात रह गई है तो मैं उसको भी शामिल कर लूँगा। अब यदि हम बात करते हैं संभावनाओं की, तो अब दोस्तों यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस अधिवेशन के समागम में बैठे हुए तमाम लोग, ये चुनौतियाँ कोई चुनौती नहीं है। ये तमाम चुनौतियाँ जिसकी मैंने बात की, ये तमाम चुनौतियाँ कोई चुनौती नहीं है यदि आप सारी स्थिति को समझ लेते हैं। संकल्प की किस चीज की जरूरत है? आपके भीतर की जरूरत है। मुझसे ये बात बहुत कही जाती है, अमित, बहुत कही जाती है कि कवियों के गुट बने हुए हैं। मैं उसका उत्तर उन्हें देता हूं कि कोई संस्थान, कोई ऐसा संस्थान, चाहे वो डॉक्टर्स का है, वकीलों का है, या मैं अपनी क्लास का उदाहरण देता हूं कि जब मैं पढ़ता था बीएड में तो 108 बच्चे थे, या अभी जहां मैं कार्य करता हूं वहां 60 लोग काम करते हैं। मुझे धरती पर कोई ऐसा संस्थान बताइए जहां काम करने वाले 100 लोग एक जैसे विचार रखते हैं। नहीं रखते। जहां 100 लोग इकट्ठे होंगे वहां स्मोकिंग करने वालों का ग्रुप अलग बन जाएगा, खेलने वालों का अलग बन जाएगा, वाद विवाद वालों का अलग बन जाएगा, स्विमिंग वालों का अलग बन जाएगा, लिखने पढ़ने वालों का अलग बन जाएगा। ये कवि सम्मेलन एक परिवार है। इसमें बेशक अलग अलग ध्रुव हो सकते हैं अपनी आदतों के कारण, लेकिन फिर भी ये एक परिवार है। एक परिवार का व्यक्ति दूसरे परिवार की असहमति के बावजूद यदि फोन करेगा कि मेरा परिचित तेरे शहर में वहां बीमार है,
तो कवि सम्मेलन में नहीं बुलाता होगा, लेकिन ये कवि सम्मेलन की ताकत है कि रात के 2 बजे वहां पहुंच जाएगा। वो पहुंच जाएगा रात के 2 बजे और वो कहेगा कि वहां से अच्छा पीयूष का फोन आया है, कुशल का फोन आया है। कवि सम्मेलन का रिश्ता, कवि सम्मेलन के ना होने के बावजूद भी एक ऐसा रिश्ता है जो पूरी दुनिया से आपको जोड़ देता है। 2 चीजें हैं। देखिए हिमांशु, तुम्हारे माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत अच्छी कविता है, आपके पास बहुत अच्छा स्वर है, आपके पास बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है, और आप कहें कि इन 3 के बातों के बाद आपकी गाड़ी पार हो जाएगी, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, ये अधूरी बात है। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा स्वर है, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है, लेकिन इन 3 के बाद आप देश के महान कवि बन जाएंगे, सब लोग आपको स्वीकार कर लेंगे, ये अधूरी बात है। पूरी बात क्या है कि जब आप इन सब चीजों के साथ मंच पर हैं तो आपको अपने व्यवहार में भी कुशल होना पड़ेगा, या और यदि आसान कहूं तो यह कहूं कि आपको अपने व्यवहार में भी कुशल कुशवाहा होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। और आपको ध्यान से सुनिएगा, ये अधिवेशन में बोलने वाली बात है, मीडिया में बाहर बोलने वाली बात नहीं है, सार्वजनिक रूप से वहां मैं भी यही बोलूंगा कि इन 3 चीजों के साथ बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन मैं परिवार में खड़ा हूं और मुझे इन बच्चों ने यह कहकर माना है कि मैं अपना अनुभव साझा करूं। आपको व्यापार को भी समझना पड़ेगा। कवि सम्मेलन जैसे ही कविता मंच पर आती है उसके साथ बाजारवाद भी जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? सहमत हैं आप या नहीं सहमत हैं? और जब आप वहां खड़े हैं अच्छी तमाम चीजों के साथ, क्योंकि वहां आपका कॉम्पिटिटिव है। एक वीर रस का कवि यदि वहां कविता सुना रहा है तो देश में अब यही स्थिति नहीं है कि वीर रस का केवल एक कवि है। वीर रस में आप बात करेंगे तो वहीं विनीत चौहान भी हैं, वहीं आशीष अनल भी हैं, वहीं अर्जुन सिसोदिया भी हैं, वहीं अशोक चारण भी हैं, वहीं डॉक्टर हरिओम पवार भी हैं, और माफ करिएगा कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। अन्य विधाओं की बात करेंगे तो 5-5, 10-10 नाम हैं। अब उन नामों में से कुछ लोग यदि चुनने पड़ेंगे तो आपकी कविता के साथ साथ आपका व्यवहार भी लोगों के जहन में रहेगा। कोई आदमी नहीं चाहता, आप चाहते कि आप टेंशन को साथ लेके घूमें। टेंशन को साथ लेके क्यों घूमेंगे कि मैं एक ऐसे आदमी को भी अपने साथ रखूं, 3 दिन मुझे जाना है कहीं। तो सुन ले मेरी बात, तेरी समीक्षा अमित बाद में करेंगे। मैंने जो कहा है तुझे वो यही कहा है कि कोई आदमी टेंशन को साथ लेके क्यों घूमेगा। यदि उसके विचार नहीं मिलते, कम से कम आपको अपनी रसोई में, इसको आप गुटबंदी कह देते हैं, ये गुटबंदी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि यह गुटबंदी नहीं है। आपको अपनी किचन में क्या बनाना है, क्या पकाना है, क्या खाना है, इसको डिसाइड करने का अधिकार आपके पास है, संविधान के मौलिक अधिकार के तहत आपके पास है, और अपनी टीम बनाते समय उसको चुनने का हक आपके पास है। अब आपको करना यह है कि हिंदुस्तान का कोई भी संयोजक जब अपनी टीम बनाए तो उसकी सूची में आपका नाम सर्वोपरि होना चाहिए, होना चाहिए। उसके जहन में आना चाहिए मुझे कवि सम्मेलन कराना है। एक व्यक्ति के जहन में क्यों आए? किसी ने रोका है क्या? यदि 10 संयोजक टीम बनाए और उनके जहन में आता है कि मेरी टीम में वीर रस के नाम पर राम भदावर होना चाहिए, तो इसके लिए उन संयोजकों का कार्य नहीं है ये, माफ करिएगा, इसके लिए कार्य है राम भदावर का कि वो उन 10 लोगों की पसंद बने, कविता के साथ बने, व्यवहार के साथ बने, अपने प्रस्तुतिकरण के साथ बने।
एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं आपसे बहुत गंभीरता के साथ, सोशल मीडिया का युग है ये। अभी किसी ने कहा कि साहब मंच नहीं मिल रहे, लोग बुला नहीं रहे, अवसर नहीं मिल रहे, तो मैंने उससे कहा कि अवसर तो तुम अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो, और उस अवसर का नाम है आपका मोबाइल फोन। क्या परिभाषा है मंच की? मैं जानना चाहता हूं मंच की क्या परिभाषा है। हम मंच की परिभाषा समझते हैं कवि सम्मेलन का लिफाफा। जो कहता है नहीं मंच नहीं मिल रहा, तो वो उसका कहने का आशय ये कि मुझे कवि सम्मेलन की पेमेंट नहीं मिल रही। कवि सम्मेलन की पेमेंट नहीं मिल रही, आशय तो यही है ना। यदि हम मंच की बात करें तो मंच, ये मंच है, मैं यहां खड़ा हूं, क्या मंच नहीं है ये? यहां कोई पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी ये अलग बात है। जहां आपको सुनने वाले लोग उपस्थित हैं वो मंच है। और YouTube, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जहां आप अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो अपने आप में एक मंच है वो। और यदि वहां से आपकी बात जाएगी, जुबैर ताबिश अभी एक सज्जन है, मैं नहीं मिला उनसे, कभी भी नहीं मिला, लेकिन कुछ मैंने वीडियोस देखे, अभी शैलेश लोढ़ा के देखे, तो मुझे भी लगा कि इस आदमी में कुछ तो है। कुछ नए बच्चे वहां आए तो बात पहुंच रही है। आप लोग सक्रिय करिए अपने आप को सोशल मीडिया पर, और मत रहिएगा किसी भी बड़े संयोजक के भरोसे। अमित के बारे में एक पोस्ट लिखी अभी अमित शर्मा ने, तो एक उस पोस्ट में नीचे एक लाइन लिखी कि अमित को शुभकामनाएं देता हूं कि वो बिना किसी गॉडफादर के आज यहां हैं। एक लाइन मैंने आज पढ़ी। ये सब नए बच्चों से कहना चाहता हूं, आप खुद की इतनी रोशनी पैदा करिए, आप किसी के भरोसे क्यों रहना चाहते हैं। मुझे बाबा निर्भय हाथरसी ने सन 1990 में एक बात बोली थी। मेरी जिंदगी का दूसरा कवि सम्मेलन था, और बाबा निर्भय, आप जैसा ही था, मैं आपसे भी कम उम्र का, 19 वर्ष आयु थी मेरी उस समय। मंच पर आ गया था मैं, और बाबा निर्भय हाथरसी ने हापुड़ के कवि सम्मेलन में 1990 में सितंबर के महीने में मुझे एक बात बोली, बेटा कहाँ रहता है? मैंने कहा दिल्ली। तो उन्होंने अगली बात कही कि दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े, अगला शब्द नहीं बोलूंगा कौन रहते हैं क्योंकि बाबा निर्भय हाथरसी का कुछ 36 का आंकड़ा था। ये आंकड़ा पहले से भी चलता रहा लोगों में। लेकिन अगली बात सुनिए जो बाबा ने कही। बाबा ने कहा कि लल्ला तू नया नया आया है कवि सम्मेलन में, एक बात का ध्यान रखना, जिसे अपने पैरों पर खड़ा होने में 20 साल लगते हैं, उसे खत्म होने में 40 साल लगते हैं। काट कर औरों की टांगें खुद लगा लेते हैं लोग। अनिल असीम जी का शेर है, गाजियाबाद के बड़े शायर थे। काट कर औरों की टांगें खुद लगा लेते हैं लोग, इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। आजकल की शायरी में हो रहा है ये कमाल, चंद नारे जोड़कर मिसरे बना लेते हैं लोग। देखिए, यदि आप सही दिशा में चलेंगे, समय का भी मुझे ध्यान है, बातें बहुत सारी घूम रही हैं। कल रामायण को सुन रहा था मैं, तो इसने बताया कि मैं बीमार पड़ गया, तो गुणवीर चाचा मुझे यहाँ हॉस्पिटल ले गए, सुरेंद्र शर्मा जी मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए, या मेरे बहुत प्यारे दोस्त कुमार के बारे में कहा। कुमार को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उसने एक बहुत अच्छे बच्चे को ये पुरस्कार देने का निर्णय लिया। हमारी यात्रा साथ साथ थी। और अगला प्रश्न मेरा सुनिएगा कि सुरेंद्र शर्मा से, गुणवीर राणा से, कुमार विश्वास से, अरुण जैमिनी से, अमित शर्मा से, कुशल से या लीना जी से ये पूछिएगा कि इस रामायण धर द्विवेदी नाम के बच्चे की कौन सी रिश्तेदारी है, कौन सा खून का रिश्ता है इसका। खून का तो नहीं है, लेकिन एक खून से भी बड़ा रिश्ता मां सरस्वती ने बना दिया। वो शब्द का रिश्ता बना दिया, वो कविता का रिश्ता बना दिया।
तो यदि आप उस रिश्ते पर भरोसा करेंगे, अपने बड़ों पर भरोसा करिए। और एक महत्वपूर्ण बात अचानक मेरे दिमाग में अभी आई, एक काम केवल हम करना शुरू कर दें। इस समय बहुत हो रहा है कवि सम्मेलन की दुनिया में कि हर आदमी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप ज्यादा खुद पर जाएंगे, ज्यादा खुद पर जाएंगे, ज्यादा खुद पर जाएंगे, ज्यादा खुद पर जाएंगे, तो आप कुछ समय बाद एक कोने में अकेले खड़े हो जाएंगे। वहां आप खुद होंगे, आपकी खुदी होगी और आपका खुदा होगा, और बाकी सब उससे जुदा होगा। और यदि आप वो करेंगे जो ललित फाउंडेशन ने किया, जो भोली मुस्कान ने किया, एक काम कर लीजिए बस। चुनौतियां मैंने बता दी हैं, समाधान की बात कर रहा हूं। कविता, भाव, प्रस्तुति, इसके साथ आपका व्यवहार, आपका गौरव कि मैं कवि हूं। मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी मेरे गुरु थे, उन्हें याद करता हूं। उन्होंने एक बात बोली थी, लीना जी, उनके अंडर में पीएचडी की मैंने, और मेरे गुरुदेव ने 1991 में मुझसे एक बात बोली थी, किसी भी रस में कविता लिखो, किसी भी भाव में कविता लिखो, किसी भी छंद में कविता लिखो, लेकिन जीवन में माइक से कोई ऐसी बात मत बोलना जिसे एक पिता अपनी पुत्री के साथ हमने बैठकर ना सुन सके। कुछ भी करो, कुछ भी लिखो, सारे रस अच्छे हैं, कोई रस बुरा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी बात, चाहे वो गद्य में है, चाहे पद्य में है, चाहे पोइट्री में है, चाहे प्रोज में है, वो आपके माइक से नहीं निकलनी चाहिए। जो आप अपने घर के सामने नहीं बोल सकते अपनी बेटी के सामने, तो मंच से भी बोलने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां भी किसी की बेटी बैठी है, किसी की मां बैठी है, किसी का भाई बैठा है। कितना छोटा सा पैमाना है, आप खुद को ऑर्डर दे दीजिए ना कि मेरे होठों से ऐसी कोई भी बात बाहर नहीं निकलेगी। स्थिति अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पर बने रहिएगा, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। मुझे कल बताया कि राम ने बताया कि ये लाखों तक इसका सब्सक्रिप्शन पहुंच गया है। इसको भी दिमाग में मत रखिएगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पैसे को दिमाग में मत रखिएगा। यदि आप कवि सम्मेलन के फील्ड में हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। 32 साल हो गए इस कवि सम्मेलन की दुनिया में घूमते घूमते। को दिमाग में मत रखिएगा। आप अपनी कविता को दिमाग में रखिए, अपने प्रस्तुतिकरण को दिमाग में रखिए, अपने व्यवहार को दिमाग में रखिए, सोशल मीडिया को दिमाग में रखिए। रूपा जी सुन लीजिए मेरी बात, पैसा उसके बाद आपके पीछे पीछे आएगा। पैसा आएगा, निश्चित रूप से आएगा। जैसे ही हम धन को पहले कदम पर रख देंगे, धन को, मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, 8वीं क्लास में था मैं, कविताएं लिखनी शुरू की। मुझे नहीं पता था कि मैं मंच पर जाऊंगा। 216 कविताएं लिख चुका था। मैंने मंच पर पहली बार कविता पढ़ी। पहले मंच के बाद 8 महीने तक किसी ने नहीं बुलाया। मैंने किसी को फोन नहीं किया कि आप मुझे बुलाओ। और खाली यूट्यूब को अपना, खाली मीडिया को अपना आइडियल मत बनाइए। माफ करिएगा, बहुत सारे बच्चे, अभी बुद्धिनाथ मिश्र जी आए थे गाजियाबाद में, उदय प्रताप जी आए थे, और मैंने कुछ कवियों से पूछा तो उन्होंने कहा बुद्धिनाथ जी कौन है, ये किस विषय में कविता लिखते हैं, ये कवि हैं, ये किस विषय में कविता लिखते हैं। यूट्यूब पर भी समझिएगा, लेकिन कविता को समझने के लिए पुस्तकों से जरूर जुड़िएगा, पुस्तकों से जरूर जुड़िएगा। अब आप पढ़िए ना, मैं ये कह रहा हूं कि पुस्तक को छोड़ दीजिए, आप अपने मोबाइल में पढ़िएगा। कुमार विश्वास आज देश में जहां हैं, विनीत चौहान आज देश में जहां हैं, या प्रवीण शुक्ल कहां हैं, उनकी जाइए पॉपुलैरिटी के पीछे जो उन्होंने घना घोटा लगाया है शब्दों के लिए की कोशिश कीजिएगा। असंख्य कविताएं मुझे निराला जी की याद हैं। रंगई पग पग धन्य धरा हुई जग जगमग मनोहरा, वर्ण गंधधर मधु मरंद भर तरूर की अरुणिमा तरुणतर, बसंत नाम की कविता थी। सरोज स्मृति मुझे पूरी की पूरी याद है।
जीवित कविते सरसर जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार यह अक्षम गति तब मैं सक्षम तारूंगी कर गए दुस्तरतम, कहता तेरा प्रियाण सभी ने कोई ना था अन्य भाग्योदय, धन्य में पिता निरर्थक था तेरे हित कुछ भी कर ना सका। राम की शक्ति पूजा जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, 16 पृष्ठ की कविता है और 16 पृष्ठ की कविता पहले शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक इस प्रवीण शुक्ल नाम के व्यक्ति को पूरी की पूरी याद है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी स्मृति की बात कर रहा हूं। शतघूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़ जल राशि राशि जल पर चढ़ता जाता खाता पछाड़ तोड़ता बंद प्रतिशंद धरा हो स्फीत वक्ष। रामायण याद है ना? हनुमान के गुस्से का वर्णन किया उन्होंने। पूरी की पूरी रचना मैं कभी आपको सुना सकता हूं। इसके पीछे कारण क्या बताना चाहता हूं कि चाहे आप हास्य व्यंग के कवि हैं, चाहे गीत के कवि हैं, आप गजल के रचनाकार हैं। मैंने 4 पुस्तकें संपादित की। एक पुस्तक मैंने संपादित की राहत इंदौरी साहब की, एक पुस्तक मैंने संपादित की संतोषानंद जी की, एक पुस्तक संपादित की अल्हड़ बीकानेरी जी की और अभी वसीम साहब की कर रहा हूं, प्रोफेसर वसीम साहब की। धन नहीं मिलेगा उसमें। मैंने अभी कहा कि धन को मत रखिएगा सामने। उस सारे कार्य को करने के प्रकाशक डायमंड बुक्स वाले 10,000 रुपये देते हैं। 10,000 रुपये वो प्राप्त करने के लिए प्रवीण शुक्ल जो एक कवि सम्मेलन में अच्छी खासी राशि लेकर आता है, 6 महीने खर्च करता है अपने। लेकिन उसका लाभ ये है कि आपको वसीम साहब की पुस्तक का संपादन करने के लिए वसीम साहब के जितने भी संकलन हैं पढ़ने पड़ेंगे, लगातार पढ़ने पड़ेंगे, प्रूफ रीडिंग के दौरान पढ़ने पड़ेंगे, छांटने के लिए पढ़ने पड़ेंगे। और आप इस प्रक्रिया में धन को छोड़ दीजिए, लेकिन आप एक बड़े शायर की शायरी से जुड़ जाएंगे और वहां जुड़ जाएंगे ताकि रथ अपने आप सही दिशा में मुड़ जाएगा। कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्ति सुन लीजिए कि थोड़ी बहुत कमी तो यहां हर किसी में है, दरिया आदमी में है, साया मेरे गुनाह का औरों पे क्यों पड़े, क्या चंद्रमा का दाग कहीं चांद की सीमाएं हैं। मैं अंतिम बात कहता हूं अपनी प्यारे दोस्तों, अनंत शुभकामनाएं। केवल ये कहता हूं कि गर्व कीजिएगा कि हम कवि के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और उसके साथ साथ एक बात और अंतिम देखिए, कहना चाहूंगा बहुत ध्यान से आप सबकी उपस्थिति के बीच, स्वरूप खो देती है, वो खत्म हो जाती है। कव्वाली इस देश से धीरे धीरे खत्म हो गई। कवि सम्मेलन में बहुत सारी चीजें शामिल हो रही हैं, लतीफे भी शामिल हो रहे हैं, म्यूजिक भी शामिल हो रहा है, संवाद भी शामिल हो रहा है। सब चीजों को शामिल करिएगा, लेकिन केंद्र में कविता जब तक रहेगी तब तक कवि सम्मेलन को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। जिस दिन मूल से कविता खत्म हो जाएगी और बाकी सब चीजें आ जाएंगी, मुझे लगता है कि यह संस्थान उस दिन नुकसान में आएगा और उसकी जिम्मेदारी हम सब के पास होगी। तो आज ललित फाउंडेशन के इस समारोह में, भोली मुस्कान के इस महायज्ञ में हम सब ये शपथ लें कि कवि सम्मेलन भी आगे बढ़ेगा, कविता भी आगे बढ़ेगी, सब चीज़ों के साथ बढ़ेगी। लोगों के मुस्कुराने के लिए बाकी सारे कार्य भी किए जाएंगे, लेकिन हम कवि हैं, हम बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मूल में कविता रहेगी और कविता का ध्वज रहेगा। 4 अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी की पूरी टीम को, हमारे प्यारे अमित को, हमारे प्यारे कुशल को, बहुत भोली सी मुस्कान की स्वामिनी लीना जी को, और लीना जी के जो पीछे खड़े हैं हाफ बीटर हमारे अमित जी को भी। अमित जी आपको भी शुभकामनाएं, और अमित शर्मा जी को हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मैंने कहा, कहना बहुत कुछ चाहता था, जितना कह पाया हूं उसको थोड़े कोई अधिक समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दद्दू। 1 मिनट में आपसे और लूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि
लोगों के प्रश्न आ सकते हैं। 4 लोग, अगर जो केवल 4 लोगों का हमें भैया का आदेश है कि 4 लोग अगर कोई सवाल दद्दू से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कवि सम्मेलन से संबंधित निवेदन है। पीयूष भैया कहाँ हैं? लीजिए। ये अमित, मैं तेरा नाम नहीं ले रहा था। लीना जी का भी आभार और अमित सेठी जी का भी आभार, ये कह रहा था। तेरा तो है ही सर। दद्दू प्रणाम। मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि एक दौर जो आप लोगों ने जिया, हमारी जो आप अभी भी खैर चिर युवा हैं, लेकिन जब आपकी शैशवावस्था काव्य की रही तब आप लोग कोई रचना लिखते थे। बहुत सारी रचनाएं लिखने के बाद में वो इक्की दुक्की रचनाएं होती हैं जो कि हम मंच पर पढ़ने की जहमत या हिम्मत जुटा पाते हैं, और वो रचनाएं एक लंबी यात्रा करती थी। वर्ष भर, 2 वर्ष, 3 वर्ष आप उन रचनाओं को पढ़ते थे, तब तक दूसरी कोई मंचीय रचना आ पाती थी। क्या आज के सोशल मीडिया के दौर में हमने आज एक अच्छी रचना लिखी और वो वायरल से, बहुत सारे मेरे भाई बैठे हैं, बहुत वायरल हैं, मिलियंस में, तो आप लोगों की रचनाएं वायरल्स हैं, तो आपने कोई रचना ऐसी पढ़ी, सारे देश ने उसको सुन लिया और फिर श्रोता की शिकायत आई कि यार वही सुना रहे हैं, तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? क्योंकि सोशल मीडिया सब चीज़ तुरंत पुराना कर दे रही है। आप आज लिख रहे हैं, कल को लोग कह रहे हैं कि भाई पुराना हो गया। इससे कैसे निपटें? देखिए पीयूष, मैं बहुत प्यार करता हूँ इस पीयूष को, और जैसा मैंने कहा कि पीयूष यहाँ हैं, स्वदेश यहाँ हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कवि सम्मेलन की और कविता की उस धारा के साथ जोड़ कर रखा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। विनोद, मेरे बहुत प्यारे कवि बैठे हैं यहाँ, दुर्गेश बैठा है। पीयूष, मैंने हमेशा एक काम किया जो अभी पीयूष ने कहा कि लोग कहते हैं कि रिपीटेशन। 29 साल तक मैंने गाजियाबाद में एक बहुत विराट कवि सम्मेलन होता है जिसका नाम अट्टहास है, उस 29 वर्ष तक लगातार संचालन किया। लेकिन इन 29 वर्षों में एक भी श्रोता ने मुझसे आकर ये नहीं कहा कि आपने संचालन में पुरानी चीजें पढ़ी, अपने आप को दोहराया। उसका मैं कारण बताता हूं आपको, आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि आप इस बात के लिए तैयार कीजिएगा अपने आप को कि जब आप किसी कार्यक्रम का संचालन करेंगे या काव्य पाठ करेंगे तो आप अपने मस्तिष्क की स्लेट को ब्लैंक कर देंगे। जब आप बोलने के लिए माइक पर खड़े होंगे कुशल, तो किस कवि के बाद क्या बोलना है ये आप पहले से तैयार नहीं करेंगे। यदि आप पहले से तैयार कर लेंगे तो तीसरे साल में लोग कहेंगे कि वही फलाना कवि आता, आप यही बोलते हो, ये आता है फिर आप यही बोलते हो। तो यदि हम अपने आप को ब्लैंक कर लेंगे और एक्सटेम्पर बोलेंगे तो आप 50 बार भी बोलने के बाद आप पुराने नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा ताजा रहेंगे। और दूसरा प्रश्न की एक कविता लोकप्रिय हो गई आपकी, आपने वो सुनाई एक स्थान पर और फिर उसी कार्यक्रम में आपको दोबारा बुलाया जा रहा है। तो मैंने जीवन में कभी ये नहीं किया कि मैं दोबारा जाऊं और उसी को दोहराऊं। आपको अपनी लेखनी पर भरोसा होना चाहिए, अपने लेखन पर भरोसा होना चाहिए। आप अगले वर्ष दूसरा सेट सुनाइए, तीसरे वर्ष दूसरा सेट सुनाइए। जनता मांग करती है तो पुरानी रचना को आप सुना दें, लेकिन आप उसी रचना को देखिए। आप मेरी बात समझिएगा जो कहना चाह रहा हूं। दिल्ली में आपने उसको सुना दिया, फिर मुंबई सुना दिया, फिर जोधपुर सुना दिया। आप एक ही शहर में एक ही कवि सम्मेलन में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको चाहे आपकी तालियां कम बजें या ज्यादा बजें, लेकिन आपको अपनी कविताएं बदलकर सुनानी चाहिए। जनता की मांग पर रिपीट कर दीजिएगा। कोई नहीं कहेगा कि आपने अपने आप को रिपीट किया है या अपने आप को दोहराया है। प्रणाम भैया, मैं एक बड़ा गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मेरे जीवन से आप लोग परिचित हैं बहुत पहले से। मैंने खूब गीत लिखे, मेरी पहली किताब गीत से ही थी, और जब मैं लिख रहा था तो कई लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा गीत है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद मेरी दूसरी जो व्यंग्य की किताब आई, डॉक्टर हरीश नवल जी ने भूमिका लिखा, बोला विनोद तुम्हें गद्य लिखना चाहिए, तुम अच्छा लिख लेते हो, बढ़िया लिख लेते हो।
लेकिन जब मैंने मंचों पे देखा कि हास्य कविता के लोग बात करते हैं और तमाम परिस्थितियां हैं, लोग पहले खूब चुटकुले सुनाते हैं, उसके बाद कविताएं पढ़ते हैं, तो मैंने कुछ हास्य की कविताएं लिखी। मेरे दोस्त जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं। वो कविताएं जब मैं मंच पे आता हूं तो लोग सुनने के लिए वही कहते हैं मैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटना घटी कि एक बार फेसबुक पे मैंने कुछ लिखा तो अपने देश के तो उन्होंने कहा कि जब गीत की इतनी पोटेंशियल है तो तुम हास्य पे क्यों समय व्यर्थ करते हो। लेकिन फिर भी मैं एक जिद के साथ मैं लिख रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छी और बढ़िया रचनाएं हास्य की लिखी जा रही हैं। लेकिन यह जो विचारधारा है, यह जो सोच है, हास्य रचनाओं के प्रति क्यों बना है। सदन में भी मैं देख रहा था, 2 दिन हुए थे, बहुत अच्छे गीत पढ़े गए, बड़े अच्छी ओज की रचनाएं हुई, लेकिन कोई कवि हास्य गीत या उस मूल विधा के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहता है। इसकी वजह से ये एक छवि बनी हुई है कि हास्य कवि का मतलब कि वो चुटकुला ही पढ़ेगा, गीत नहीं पढ़ेगा। आ रही है नीचे से कमी क्या आ रही है और इसमें क्या हो सकता है। आप बड़े भी आप सब कुछ पढ़ते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, तो मैं इस माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसका कुछ निराकरण करें ताकि नई पीढ़ी को भी कुछ उस प्रति झुकाव हो और बड़े लोग जो उसको इस तरह समझते हैं कि ये निकृष्ट है। हालांकि हास्य एक रस है, लेकिन लोग तमाम अपनी विचारधाराएं उसके प्रति बनाए रखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर कुछ कहें। जी, विनोद ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और विनोद, जो प्रश्न तुमने पूछा है ना, वो प्रश्न खाली तुम्हारा प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न सुरेंद्र शर्मा जी पर भी और वो प्रश्न प्रवीण शुक्ल पर भी लागू होता है। मेरी पहली किताब गीतों की ही प्रकाशित हो रही थी। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने, जैसे आपने बताया, भूमिका लिखी, लिख दी थी। आपका प्रश्न बिल्कुल क्लियर है, मुझे स्पष्ट हो गया है। देखिए, रचनाकार एक कुम्हार है। कुम्हार को पहले चाक घुमाना आना चाहिए, उसके बाद फिर वो मिट्टी उसको समेट कर उसको गोल घुमाता है, और जब उसकी दक्षता हो जाती है तो वो विभिन्न विषयों पर लिखने लगता है, अलग अलग चीजें बनाने लगता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बहुत अच्छी गजल कहता हो, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है तो बहुत अच्छा गीत कहता हो, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो बहुत अच्छा ओज कहता हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो गीत भी अच्छे कहता हो, गजल भी बहुत अच्छी कहता हो, ओज भी बहुत अच्छा लिखता हो। तो ये उसकी अयोग्यता नहीं है, ये ईश्वर ने, मां सरस्वती ने उस पर अतिरिक्त कृपा की है, अतिरिक्त कृपा की है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना आपको, सबसे बड़ा उदाहरण, जो लोग इस तरह का प्रश्न उठाते हैं, मैं उन्हें एक उदाहरण बताता हूं। मैं कहता हूं कि विनोद पांडे को खारिज मत करिए, विनोद पांडे को खारिज मत करिए, आप खारिज करिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, आप खारिज करिएगा जयशंकर प्रसाद को, आप महाकवि कहते हैं ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये सारी विधाओं में लिखता है, अरे भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुकुर मुत्ता भी लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जूही की कली भी लिखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बसंत पर भी लिखा, निराला जी ने बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह रोज नहाती थी धसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। उन्होंने श्रृंगार भी लिखा, उन्होंने शक्ति पूजा की बात की, तो लोग कहते हैं कि 1936 में लिखी गई उस जैसी कविता नहीं है, उस जैसा भाषा और भाव नहीं है। तो आप प्रश्न कीजिए कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। यदि सरस्वती ने आपको आशीर्वाद दिया है, और विधा में लिखिएगा जो वो दे रही है। देखिए क्या विधाएं क्या हैं, ये फॉर्मेट हैं सूरज दादा, विधाएं क्या हैं, ये भाव को ढालने के अलग अलग फॉर्म हैं। जिस भाव को आप दोहे में ढाल सकते हैं उसे गजल में नहीं कह सकते, जिसे गजल में कह सकते हैं उसे गीत में नहीं कह सकते, जिसे गीत में कह सकते हैं उसे घनाक्षरी में नहीं कहेंगे। और रचनाकार तो खुद तय करता है कि कौन सा भाव है, तो इसके लिए मुझे कौन सा छंद विधान प्रस्तुत करना है, उसके लिए आप खुद तय कर लेंगे। अब सेकंड बात, जिसमें आपने कहा कि मैंने मंच पर हास्य व्यंग की कविताएं सुनानी शुरू की, मंच आपके लेखन पर ही केंद्रित नहीं है, यह बात हर रचनाकार को समझनी पड़ेगी।
जहां मंच जुड़ जाएगा, चाहे वो कविता का मंच है, चाहे गायन का मंच है, चाहे अभिनय का मंच है, चाहे वादन का मंच है, मंच किस चीज से जुड़ा हुआ है? मंच जुड़ा हुआ है आपकी प्रस्तुति के साथ। अब आपको यह तय करना है कि मैं जो गीत लिख रहा हूं, मैं जो गजल लिख रहा हूं, मैं जो हास्य लिख रहा हूं, मंच पर मैं किस विधा को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं। यदि आपको लगता है कि मैं गीत को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं, तो उसके परचम को उठा लीजिए। वक्त की मांग को मत जाइए आप, वक्त की मांग कुछ नहीं है। वक्त की मांग वो है जिस मांग को आप समय के अनुसार उसकी आपूर्ति करने में सक्षम है। हास्य व्यंग के 5 कवि बैठे रहते हैं, 4 कवि वीर रस के बैठे रहते हैं, और कवि सम्मेलन का समापन डॉक्टर विष्णु सक्सेना गीतकार करते हैं। कवि सम्मेलन का समापन डॉक्टर कुमार विश्वास गीतकार करते हैं। आज की तिथि की बात कर रहा हूं, 20 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो उस विधा को इस सामर्थ्य के साथ पढ़ रहे हैं कि वो सब रसों के पार जाकर गीत को स्थापित कर देते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं गीत को, चयन आपको करना है कि आप किस विधा को मंच पर श्रेष्ठतम तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, और जिस विधा को कर सकते हैं उसमें करिएगा। आलोचना समालोचना पर मत जाइएगा। किसी की हेय दृष्टि के कारण ना हास्य का महत्व कम होगा, ना व्यंग का महत्व कम होगा। किसी की दृष्टि से कुछ नहीं हो सकता। ये सब रस हैं और हास्य लिखना बहुत कठिन है। मैं ये आपके समर्थन में कह रहा हूं। जो हास्य कविता लिखते हैं बहुत आसान है, आंसुओं को पैदा कर देना, बेटी पर लिख देना, आंसुओं को पैदा कर देना, देश के नाम पर ताली बजवा देना, लेकिन चुटकुलों के नाम पर नहीं, कविता के नाम पर लोगों को हंसा देना, ये बहुत कठिन काम है। और जो कर रहे हैं, विरोध करने वालों की विरोध करने वाले जाने, मेरा समर्थन उनके साथ है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं आदरणीय दादा प्रवीण शुक्ल जी आपको। मेरा एक प्रश्न जुड़ा है, कविता के माध्यम से प्रश्न हुए। मेरा एक प्रश्न बाजार से रिलेटेड है। जो आपने बताया था 3 चीज़ों के बाद चौथी चीज़ आती है व्यवहार, और 5वीं चीज़ आती है व्यापार। तो मेरा एक प्रश्न कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसा देखा, और आप भी इसको देख रहे हैं, मैं बस कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। हो सकता है कई लोग इससे डिमोटिवेट हो जाएं, लेकिन ये हकीकत है। आज से 1 दशक पहले आयोजकों के पास धन भी कम होता था, प्रचार के माध्यम भी कम होते थे, कविता के पास उतना ग्लैमर भी नहीं था जितना आज है, और कवि सम्मेलनों में भीड़ आती थी। आप जानते हैं, आपको भीड़ जुटाने के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज आपको 500 लोगों का ऑडिटोरियम भरने के लिए आप 50 होर्डिंग लगा देते हैं शहर में। मीडिया के तमाम माध्यम है, टीवी चैनलों पे एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, सारे अखबारों में विज्ञापन छप जाता है, आप व्हाट्सएप से भी पर्सनली सबको संदेश भेज रहे हैं। उसके बाद भी आपको 500 लोगों का ऑडिटोरियम भरने में पसीना छूट जाता है, और कई बार बड़ी निराशा हाथ लगती है। बड़े बड़े नाम होते हैं, 2-4 जो शीर्ष नाम हैं हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों के, उनके कार्यक्रमों की अलग PR होती है, वो अलग तरीके से पब्लिक आती है। लेकिन जो अन्य बाकी बड़े नाम हैं, उनके कार्यक्रमों में मैंने देखा है कि भीड़ से वंचित रह जाते हैं लोग, और कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। तो ये जो समस्या है, इसका क्या तो कारण है, और ये एक समस्या क्योंकि बड़ी है, तो क्या इसका हमें समाधान करना चाहिए? मेरा ये आपसे प्रश्न है। प्रतीक, ये है वो कवि से जुड़ी हुई नहीं है, ये समस्या जुड़ी हुई है संयोजन और आयोजक से। ये समस्या जुड़ी हुई है संयोजन और आयोजक से, कवि से जुड़ी हुई नहीं है। यदि करवाने वाली संस्था सामर्थ्यवान है, उसका अपना संपर्क है, इसमें कवि का रोल नहीं है। हिंदी भवन में कवि सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहाँ ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं जिनमें 25 लोग सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि जो संस्था करवा रही है उसमें जोड़ने की पावर नहीं है। और साहित्य प्रेमी मंडल के माध्यम से हमने, हमारे गुणवीर भाई जुड़े हुए हैं, मुकेश भैया, PK आज़ाद, उसी हिंदी भवन में हमने ऐसे भी कार्यक्रम किए हैं कि लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, बैठने की कुर्सी नहीं मिली। तो ये जो करवाने वाली संस्था है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस मन के साथ कार्यक्रम करवा रही है, किस जुड़ाव के साथ करवा रही है। सोशल मीडिया का प्रभाव है, पहले कवि सम्मेलन कम होते थे, इसका ये भी कारण हमें समझना पड़ेगा। लाल किले के कवि सम्मेलन में 20,000 लोग सुनने आते थे,
अब लोग ये कहें लाल किले में श्रोता कम हो रहे हैं, तो उन्हें समझना पड़ेगा उस समय दिल्ली में केवल 3 कवि सम्मेलन होते थे। दिल्ली में केवल 3 कवि सम्मेलन होते थे, एक लाल किले में होता था, एक इंडियन ऑयल का होता था और एक डीसीएम का होता था। अब दिल्ली में 300 कवि सम्मेलन होते हैं, 100 गुना बढ़ गया कवि सम्मेलन का रेट, और एक कवि सम्मेलन हर समय आपकी जेब में पड़ा हुआ है। आदमी सोचता था कि नीरज जी को सुनने वहां जाऊंगा, अब तो नीरज जी को सुनने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। नीरज जी दुनिया से चले गए, पर आपके मोबाइल में ही मिल जाएंगे आपको, आप सुन लेंगे। तो ये जो आपका कहना है कि श्रोता कम हो रहे हैं, ये श्रोता कम होने का कारण हमारा सोशल मीडिया और कवि सम्मेलन की अधिकता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले आदमी 3 कवि सम्मेलन में अवसर पाता था, अब 300 कवि सम्मेलन में जाने का अवसर है। और जो करवाने वाली संस्थाएं हैं, पहले क्या था, एक फर्क आ गया है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे या कहीं भेजते थे तो लोग आ जाते थे। अब व्यक्ति ये भी चाहता है कि मुझे मैसेज के साथ साथ एक कॉल भी आनी चाहिए, जो व्यक्ति मुझे आमंत्रित कर रहा है उसकी तरफ से एक सूचना भी आनी चाहिए। और ये कवि से संबंधित नहीं है, ये आयोजक और करवाने वाली संस्था से संबंधित है। यदि वो ढंग से फॉलो अप करेंगे, अच्छे लोगों को बुलाएंगे, तो लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे। दद्दू, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और बल्कि इस सवाल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से बात सभी तक जाए। और मुझे दुख है कि इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है। नई पीढ़ी है तो कुछ अलग सवाल भी करेगी। सारे विषयों पर चर्चा हुई, कविता पर, प्रस्तुति पर, साहित्य पर, बाजार पर, मंच पर, व्यवहार पर। मैं एक विषय दादा रखना चाहता हूं कि सारे अगर आप फील्ड देखेंगे तो कवि ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त है। मैं बहुत समय से फिटनेस लाइन से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए सवाल पूछना चाहता हूं। हमें नहीं पता हमारी नींदें कितनी पूरी हो पाती है, हमें नहीं पता कि हमें खाना कैसा मिल रहा है, कितने बजे मिल रहा है, क्या उसका समय है। हम रात को कविता लिखने बैठ रहे हैं तो रात भर में 4 चाय पी लेते हैं। उसके बाद भी आपने एक बहुत लंबा समय जो मंचों पर आप रहे हैं, और आजकल के बच्चों को एक चीज़ बताई जाती है कि भाई ये दम मार लो और ये पी के देखो शायरी कैसे फूट के बाहर निकलेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे अनुभव के बाद हमारी शारीरिक स्थिति का, हमारी मानसिक स्थिति का कवि सम्मेलन पर और कविता पे क्या असर है, और उसकी बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं इस बारे में थोड़ा सा चाहता हूं कि आप प्रकाश डालें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मोहित ने। अब मोहित, एक बात इसकी ये समझ लो, हाँ, और उसने कहा है कि एक इशारा भी किया है किसी विशेष पेय पदार्थ की तरफ। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से सुने मेरी बात को आप। कवि सम्मेलन यदि थकान देता है तो कवि सम्मेलन वो ऊर्जा भी देता है जो एक ऊर्जा 100 थकानों को खत्म कर देती है। कहां है थकान, कहां है थकान? हमारे 92 वर्ष तक के नीरज जी, 96 तक जिए नीरज जी, 96 में जाकर गए। लोग मुझसे कहते थे कि यार ये क्या है, इनको, ये नीरज जी को कुछ बीमारी लग गई है, चला इन पर नहीं जाता। कई बार तो, एक बार का घटना है लीना जी, आप आश्चर्य करेंगी कि ऐसा भी होता है। शीला झुनझुनवाला जी ने कवि सम्मेलन करवाया दिल्ली में। टीपी ढुंढुनवाला इनकम टैक्स कमिश्नर होते थे, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन उनके घर चाय पीने आते थे। मुंबई के इनकम टैक्स कमिश्नर थे। उनकी धर्मपत्नी शीला झुनझुनवाला साप्ताहिक हिंदुस्तान की संपादिका रही, देश की बड़ी लेखिका हैं। उन्होंने कवि सम्मेलन करवाया दिल्ली में और नीरज जी को आमंत्रित किया। नीरज जी ने कहा कि भाभी जी आ जाऊंगा, और नीरज जी की तबीयत खराब हो गई। एम्स में नीरज जी को एडमिट कर दिया गया, और भाभी जी से किया गया वायदा कि मैं कवि सम्मेलन सुनाने के लिए आ जाऊंगा। तो हमारे 92 साल के बुजुर्ग के मन में जो शरारत आई, उसके लिए आप बहुत सारी तालियां बजाएंगे सुनने के बाद। तो उन्होंने अपने परिचायक से यह कहा कि तू मुझे धीरे से अस्पताल के रूम से बाहर निकालना और ये बोलना कि मेरी घूमने की इच्छा हो रही है। और शीला जी को यह कहा कि आप एक गाड़ी इतने बजे एम्स के गेट पर भेज देना। यह सच्ची घटना है। तो नीरज जी व्हील चेयर पर निकले
और जो उनके साथ था लड़का उससे कहा कि एम्स के बाहर ले जा। जो वो ड्राइवर, जो उनकी वो ड्रेस थी अस्पताल में जो पहनाई जाती है गांठ बांधकर, ओरिजिनल कपड़े उतार के जो हॉस्पिटल अपने कपड़े पहनाता है, वो कपड़े नीरज जी ने पहने हुए थे। और एक यूरिन की थैली उनकी जो थी वो डॉक्टर्स ने लगा रखी थी, और वो थैली लटकी हुई थी, वो थैली लटकी हुई थी। और वो उसी व्हील चेयर पर उस पर सवार होकर दिल्ली के साईं ऑडिटोरियम में जहाँ 600-700 लोग थे, वो आए और शीला जी को कहा कि मैं अस्पताल से आया हूँ, फटाफट कविता पढ़वाओ और फिर वापस जाना है मुझे। डॉक्टरों को नहीं पता कि उनका पेशेंट कहाँ गायब हो गया। तो अब आप ये समझिए प्यारे मोहित कि जिस आदमी को पद्म भूषण मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, नीरज जी पद्म भूषण रहे, और आप तो सब जानते हैं शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वो आते थे तो उनके हाथ जोड़ते थे। मुलायम सिंह यादव, मैं था सैफई कवि सम्मेलन में, नीरज जी 3 बार उतरे, मुख्यमंत्री थे तो तीनों बार मुलायम सिंह यादव पीछे गए उनके पास। क्या उस आदमी को पैसे की भूख थी? ना। क्या उस आदमी को शोहरत की भूख थी? ना। उसे भूख थी उस ऊर्जा की जो उसे पता है ये ऊर्जा केवल कवि सम्मेलन में मिलेगी। और मैं कहता था कि नीरज जी जब तक कवि सम्मेलन में आते रहेंगे या और जीते रहेंगे। आप लोग मूर्खता की बात करते हैं कि इस आयु में क्यों जा रहे हैं, आप इनकी रील काट देंगे, इनका जाना बंद कर देंगे, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कवि सम्मेलन थकान देता है केवल यात्रा की, लेकिन मन को उल्लास से भर देता है। और जो तालियां, जो वाह वाह, आदमी को लगता है 80 वर्ष की आयु के बाद भी मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं और मेरी जिंदगी सामने बैठी हुई है। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत आभार दद्दू, आपने अपने आशीर्वचन दिया, आपने अपना मार्गदर्शन हमें दिया। अपने बालकों को इतने स्नेह से एक अभिभावक और हमारे चाचा जी की भाषा में एक पिता तुल्य व्यक्तित्व भी समझा सकता है। तो मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ हमारे दद्दू का आभार व्यक्त करिए। और आपसे एक निवेदन है, अगर किसी के और प्रश्न हो तो अभी 20-30 मिनट, आधे घंटे दद्दू यहाँ पर हैं। कार्यक्रम जब का हम इस अधिवेशन का स्थगन करेंगे, उसके बाद दद्दू से आप अपने कोई प्रश्न हो, मन की शंकाएं हो, तो दद्दू बहुत सहज हैं, वो आपको जरूर 1-आध मिनट में मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन समय की सीमा है। मैं निवेदन करूंगा अपने अग्रज अमित शर्मा जी से, सम्मान होना है हमारे 11 कवियों का और 2-3 विशेष सम्मान होने, उनके पास सूची है। तो निवेदन है, हमारे जो जज थे हमारे कविताओं के, जो 30 कवि जिन्होंने काव्य पाठ किया, उनमें से जिनका चयन हुआ है, मैं अपने बड़े भाई और अग्रज अमित शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें, सम्मान करें। भाई कुलदीप बरतरिया जी से और कार्तिकेय से निवेदन करूंगा वो इधर आ जाएं। मुझे ये बताओ कि समापन सत्र कैसा चल रहा है? बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में मेरे बड़े भाई सचिन वशिष्ठ जी आ चुके हैं, उनसे निवेदन है आप आगे आ जाएं, आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। हमको, मैंने और लीना ने ये निर्धारित किया था कि जो जितने भी कवि पढ़ेंगे उनमें से 11 लोगों का चयन जो हम करेंगे, उनको एक छोटी सी राशि देंगे, जो 11 सर्वश्रेष्ठ कवि होंगे जो सबसे कविता पाठ करेंगे। उसमें मित्रों ये था कि ये कोई पैमाना नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं था। 3 जजेज बैठे थे, जो उन्होंने अंक गणित के अनुसार जो फैसला ले लिया, वो फैसला मेरे हाथ में है। अगर किसी को मिले या ना मिले तो आप इस अवसाद में मत आ जाना कि मुझे नहीं मिला। ये बहुत छोटी सी राशि है और आगे भी लगातार अपने आप को निखारते रहेंगे तो चीज़ें आती रहेंगी। हमने 11 शील्ड बनवाई थी क्योंकि 11 लोगों को देना था। हुआ ये कि उनके अंक बहुत सारे सामान थे, तो ये सम्मान 14 लोगों के लिए जा रहा है। मेरे पास शील्ड केवल 11 हैं। 3 में गाजियाबाद या दिल्ली के ऐसे लोगों का चयन करूंगा जिनको शील्ड बस फोटो खिंचवाने के लिए दूंगा, बाद में उनसे ले लूंगा।
और बाद में उन शील्डों को उसी शील्ड वाले से छपवाकर उनके घर भिजवा दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। 11,000 रुपये का एक सम्मान राकेश कुमार जी ने बोला था कि जो कवि प्रथम आए उसको दे देना। जब सलेश भैया ने नंबरिंग की हुई थी, दादा ने नंबरिंग की हुई थी, सूरज दादा ने नंबरिंग की हुई थी, जब देखा गया तो 6 लोग दावेदार आए जिनको 11,000 का पुरस्कार मिलना चाहिए था। तो उन 6 लोगों में से 11,000 कैसे कैसे बांटे, मैं अंकगणित में, हाँ ताली बजा सकते हैं आप, मैं अंकगणित बहुत अच्छा जानता हूं, तो मैंने सोचा कि किसी को 18 या 1750 या 1265 या इतना ये तो बेकार हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, जो 6 लोग हैं तो इन 11,000 में 1,000 रुपये और मिला देता हूँ, 12,000 में सबके हिस्से में 2-2 हज़ार आ जाएंगे। तो ये कर दिया। जो हमारे 11 सम्मान थे तो टोटल मिलाकर 11,000 और 12,000, 23, 24, 25,000 रुपये बैठते हैं। ये सम्मान की सूची मेरे हाथ में है, मैं एक एक करके बुलाऊंगा और मैं निवेदन कर, आप सामने क्यों बैठ गए? अच्छा, हमने कविता की इतने अच्छे अच्छे लोग बुलाए, आ जाओ जी, आ जाओ। बहुत महनीय लोग हैं, कुछ कविता की बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड हैं और कुछ हमारे मंचों के चाचा जी खुले सांड हैं। ये भी जो चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए ना, तो हमें बुलाना पड़ता है। तो मित्रों, मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले जो 1100 रुपये का जिनको पुरस्कार मिला है और जिन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है, मैं निवेदन करता हूं कि मधु मोहिनी दीदी सामने आ जाएं, प्रवीण भैया और सभी लोग सामने आ जाएं एक बार, और शैलेश भैया, सभी लोग सामने आ जाएं। मैं जिसका नाम लूंगा